मॉर्निंग बोलो। आज हमारा 11th क्लास का जो सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट उसका 9 चैप्टर चल रहा है। तो जो 9 चैप्टर वो हमारा चॉइस ऑफ फर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। कहने का मतलब क्या है कि व्यवसाय संगठन के प्रारूप का चयन करना। हिंदी में कहते हैं कि व्यवसाय संगठन के प्रारूप का चयन करना। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपने ये बताना है कि एक बिजनेस को, एक व्यवसाय को आप किस प्रकार चला सकते हो, आप किस प्रकार चला सकते हो। कि चलाने के काफी ज्यादा प्रारूप होते हैं। या तो आप अकेले चलाओगे, सिंगल पार्टनर के दौरान, सिंगल पर्सन के दौरान। कॉमन सी बात है, तो आप अपने बिजनेस को खुद चलाओगे, किसी और को इंक्लूड नहीं करोगे। सेकंड पॉइंट, या आप पार्टनरशिप करोगे, पार्टनरशिप करोगे मतलब कि साझेदारी करोगे। इसका मतलब होता है एकाएकी व्यक्ति, एकाएकी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, या आप कंपनी के थ्रू करोगे, मतलब कि एक कंपनी से, ठीक है, कंपनी का। तो ये 3 ऐसे पॉइंट्स है जो आपको एक बिजनेस या एक संगठन बिजनेस का जो दे रखा है उसको चलाने के लिए चॉइस दी जाएगी। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से क्या क्या कर सकते हो। तो ये सारे जो चैप्टर आएंगे, पार्टनरशिप का कर लिया आपने, कंपनी का कर लिया, अब ये आ रहा है, उसके बाद और बहुराष्ट्रीय कंपनी का आएगा, फिर इससे पहले इसके बाद जो आएगा वो आएगा प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी का, उसके बाद बहुराष्ट्रीय मेजर कंपनी का आएगा। 3 चैप्टर है। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आगे चलाने के कैश फॉर चॉइस है, कैश फॉर चॉइस है। तो आप इसको पढ़ सकते हो कि कैसे क्या आवश्यकता होती है। जैसे मैं इसमें पढ़ा चुका हूँ, इसमें कह रहा है कि व्यवसाय संगठन के विभिन्न प्रारूप होते हैं। सिंगल व्यक्ति, जॉइंट फैमिली, बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी आदि चीजें होती है, अलग अलग फॉर्म होती है। इनमें से सबसे कौन सी है, इसमें से जो बेस्ट आपको कौन सी लगती है वो बताना है। प्रत्येक व्यवसाय संगठन के प्रारूप के अलग अलग फीचर होते हैं। कॉमन सी बात है, एक यूनिटी सिंगल पार्टनर की चलाएंगे तो अलग फीचर होंगे, पार्टनरशिप के अलग फीचर होंगे और कंपनी के अलग फीचर होंगे। परंतु आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, किस सिचुएशन में बेस्ट है। तो ये चीजें आपको किसके द्वारा पता लगानी है, व्यवसाय संगठन के प्रारूप का चयन करके द्वारा, कि किन किन चीजों, जैसे कि सिंगल पार्टनर की क्या फीचर दे रखी है, कौन सी सिचुएशन आपके लिए बेस्ट होगी, कौन सी सिचुएशन में बेस्ट नहीं होगी। पार्टनरशिप आपकी कौन सी सिचुएशन में अच्छी होगी और कौन सी में नहीं होगी, ऐसे कंपनी भी ऐसे। तो कुछ इसके जो सुझाव दे रखे हैं, मतलब किसके सुझाव, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस के सुझाव दे रखे हैं, वो सुझाव देख लो कौन कौन से। तो जो फर्स्ट सुझाव दे रखा है वो क्या दे रखा है हमारा, कैपिटल रिक्रूटमेंट, कैपिटल रिक्रूटमेंट। मतलब पूंजीगत आवश्यकता, फर्स्ट पॉइंट है पूंजीगत आवश्यकता। कहने मतलब क्या है कि चाहे आप कौन सा बिजनेस कर लो, पूंजी तो होनी जरूरी चाहिए। तो बिना पूंजी के, बिना कैपिटल के ना तो आप सिंगल पार्टनर वाला बिजनेस कर सकते हैं और नहीं पार्टनरशिप वाला बिजनेस कर सकते हो, नहीं कंपनी वाला। तो वही कह रहा है कि व्यवसाय में पूंजी लगाने का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के पैमाने और उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। एक निर्माणी संस्था को एक परचून की दुकान से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। कॉमन सी बात है, अगर आपने कोई बड़ी बिजनेस सेटअप करना है तो उसमें जो पैसे लगेंगे, एक छोटी जो शॉपकीपर की दुकान होती है उससे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होगी। पूंजी की आवश्यकता अनुमान लगाने के पश्चात व्यवसाय संगठन के प्रारूप का चयन किया जाता है। यदि आप पूंजी अधिक इन्वेस्ट करते हो तो इसके लिए अलग से एक बड़ा जो फॉर्मेट तैयार किया जाएगा। यदि अधिक पूंजी आवश्यकता नहीं है तो एक का स्वात्मिक व्यवसाय प्रयुक्त होगा। अगर आपके पास कम पूंजी है, अधिक नहीं है, तो आप एक सिंगल बिजनेस कर सकते हो। सिर्फ इसमें ये बताया गया है कि अधिक पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस को पार्टनरशिप या कंपनी के थ्रू ऑपरेट करवा सकते हो। कम पूंजी है तो एक सिंगल बिजनेस कर सकते हो। अगला, लायबिलिटी ऑफ ओनर्स।
स्वामित्व का दायित्व, स्वामित्व का दायित्व, स्वामी का दायित्व क्या है? देखो स्वामी का दायित्व मतलब क्या होगा? सिंगल, अगर आप सिंगल पार्टनर सिंगल बिजनेस चल रहा है तो सारा का सारा दावेदार किस पे होगा? मालिक पे होगा। अगर इसके अलावा पार्टनरशिप का भी होगा तो उसमें भी दावेदार किसका होगा? मालिकों का होगा। बट जैसे ही कंपनी की बात आती है उसमें किसी एक या दो या तीन व्यक्तियों को कोई दावेदार नहीं होती और न कोई लायबिलिटी नहीं होती, क्योंकि इसमें बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो शेयर होल्डर हो चाहे वो डिविडेंड होल्डर हो। तो वो चीजें दे रखी है कि व्यवसाय के प्रारूप जिसमें जोखिम तो कम है तो व्यवसाय के स्वामी को अधिक प्रिय लगता है। मतलब कि ऐसा बिजनेस जिसमें रिस्क कम है तो उस बिजनेस को बिजनेस के जो मालिक होते हैं उनको अच्छा लगता है। एग्जाम्पल दे रखा है सिंगल व्यापार, पार्टनरशिप, व्यवसाय स्वामी का दायित्व ऐसे भी होता है। तो पार्टनरशिप और सिंगल बिजनेस में जो ओनर होते हैं उनकी लिमिट्स जो लायबिलिटीज होते हैं वो अनलिमिटेड होती है। पर जैसे ही हम, क्योंकि इसमें ऐसे भी स्थिति व्यवसाय के स्वामी की निजी संपत्ति होगा क्या? ऐसे भी लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? मतलब कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब क्या है कि सिंगल बिजनेस में या पार्टनरशिप में जो पार्टनर होंगे, जो स्वामी होंगे, वो अपना बिजनेस पैसा तो इन्वेस्ट करते हैं, इसके अलावा वो अपने घर की प्रॉपर्टी या अदर जो फील्ड है, उनके खेत है, जो भी कुछ है, वो घर की प्रॉपर्टी अदर फील्ड की प्रॉपर्टी उसमें लगा सकते हैं। इसलिए उसको हम क्या कह सकते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटीज कह सकते हैं। पर कंपनी में क्या होती है? लिमिट की होती है। उसमें कोई भी जो मालिक होता है, जो शेयर होल्डर है, डिविडेंड होल्डर होता है, वो जितने उसके शेयर दिए गए हो उतना ही पैसा देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। तो यही चीजें दे रखी है कि सिंगल पार्टनर्स और कंपनी में तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है और कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटीज होती है। स्थापना में सुविधा, थर्ड पॉइंट, फैसिलिटी इन सेटअप, फैसिलिटी इन सेटअप कैसे फॉर्मेट, स्थापना में सुविधा, स्थापना में सुविधा क्या होता है? देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि व्यवसाय संगठन के प्रारूप के चुनाव को व्यवसाय की स्थापना के समय पूरी की जाने वाली औपचारिकता भी प्रभावित करते हैं। मतलब कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो इसके लिए आपको बिजनेस के बारे में सारी चीजों का पता होना जरूरी है। जितनी भी औपचारिकता है, जितने भी उसके रूल रेगुलेशन है, उनको फॉलो करना जरूरी है। एक संयुक्त पूंजी कंपनी को प्रारंभ के लिए विशेष व्यक्ति और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी स्थापना के समय अनेक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। कॉमन सी बात है, अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो इसके लिए आपको अच्छे एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति एम्प्लॉय चाहिए और इसके अलावा अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। बट जैसे आप छोटा बिजनेस करना चाहते हो उसमें आपको अधिक पूंजी की आवश्यकता भी नहीं होगी और ना ही ज्यादा एम्प्लॉय या सीनियर एम्प्लॉय की आवश्यकता होगी। वो बिजनेस आप खुद भी कर सकते हो। तो इसलिए ये फैसिलिटी इंफॉर्मेशन नॉलेज यही होता है कि अगर आप बिजनेस बड़ा कर रहे हो तो उसमें सीनियर एक्सपीरियंस एम्प्लॉय की आवश्यकता होगी और अधिक से अधिक कैपिटल इन्वेस्ट करने पड़ेगा और टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा। पर जैसे ही छोटा बिजनेस आता है, फॉर एग्जांपल सिंगल बिजनेस, तो उसमें या पार्टनर बिजनेस, उसमें आप क्या कर सकते हो? एक दो व्यक्ति पूंजी इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी अगला पॉइंट है। निरंतरता और स्थायित्व, निरंतरता और स्थायित्व। यदि किसी संस्था में निरंतरता और स्थायित्व का गुण है तो प्रशिक्षित विशेषज्ञ व्यक्ति इस तरह की संस्था में, मतलब कि निरंतरता का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल बिजनेस चलता ही रहे, रुके नहीं, ठीक है। तो ऐसे बिजनेस में जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होते हैं, जो एजुकेटेड एम्प्लॉय होते हैं, वो यहाँ इस तरह के बिजनेस में अपने आप को जाना ज्यादा पसंद करेंगे एंड संस्था अपेक्षाकृत अधिक उन्नति करेगी और ऐसे में जो बिजनेस है वो अधिक से अधिक प्रोग्रेस करेगा। व्यवसाय संगठन में कंपनी प्रारूप में यह विशेषता विद्यमान होती है, क्योंकि बड़ा बिजनेस होता है कंपनी, उनमें इस तरह की जो फीचर है वो सेटअप होता है, मतलब विद्यमान होता है। क्यों?
क्योंकि वो कंपनी का बिजनेस एक लंबे टाइम के लिए चलता है। क्योंकि इसमें किसी मेंबर के आने या जाने से, किसी कंपनी में किसी मेंबर के आने या जाने से कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। व्यक्ति जाते रहते हैं, मेंबर जाते रहते हैं और मेंबर आते रहते हैं, पर कंपनी का बिजनेस चलता रहता है। तो इसमें किसी की मृत्यु मृत्यु होने पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट पार्टनरशिप में इफेक्ट पड़ता है। पार्टनरशिप में किसी का मेंबर ज्यादा चला जाता है, तो कोई डेथ हो जाता है, रिटायरमेंट होता है, तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, पैसे की कमी पड़ जाती है। एंड टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी का मतलब यही होगा, फिफ्थ पॉइंट नंबर, तो इसमें क्या होता है, कर दायित्व कहते हैं। क्यों कर रहे का मतलब क्या है, इसमें आपको ये पता लगा होना चाहिए कि जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा उसमें उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कंपनी काफी ज्यादा बड़ा बिजनेस, हम ये तो नहीं अगर हम कंपनी सेटअप कर रहे हैं तो 1 या 2 साल के लिए नहीं करें, हमारा टाइम टेबल कम से कम 10 साल तक का होता है। तो जितना ज्यादा बिजनेस बड़ा होगा उसमें उतना ज्यादा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा कम टाइम का बिजनेस होगा उसमें आपको टैक्स उतना ही कम करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा सिंगल बिजनेस एंड पार्टनरशिप। मैनेजरियल नीड्स मतलब कि आपको प्रबंधन की आवश्यकताओं की जरूरत होना। 6 पॉइंट है, प्रबंधन की आवश्यकता, प्रबंधन की प्रशासनिक आवश्यकता भी व्यावसायिक संगठन के प्रारूप में निर्णय में प्रभावित करती है। कॉमन सी बात है, ये भी किसी के लिए चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। क्या? मैनेजमेंट। क्यों, कैसे जरूरी है? यदि व्यवसाय को स्थानीय प्रकृति का मतलब कि एक ऐसी प्रकृति का है जो लंबे टाइम के लिए किया जाए, फॉर एग्जांपल कंपनी वाला, तो उसमें मैनेजमेंट एक अच्छी मैनेजमेंट का होना जरूरी है, तभी तो आपका बिजनेस अच्छा लंबे टाइम के लिए किया जा सकेगा। इस तरह के व्यवसाय की स्थापना एक व्यापार के रूप में की जाती है। मतलब कि अगर एक अकेला व्यक्ति होगा, जब लंबे टाइम के लिए बिजनेस आपको करना पड़ेगा, तो अच्छी और ग्रुप वाले अधिक से अधिक व्यक्ति की मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी। बट अगर आप कम टाइम के लिए बिजनेस करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल सिंगल पार्टनर्स का या फिर पार्टनरशिप के लिए, तो उसमें कम व्यक्तियों के मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी। वहां उस सिचुएशन में कम मैनेजमेंट में आराम से अच्छे से कन्वर्सेशन हो जाती है, इजीली प्रॉब्लम किसी भी सिचुएशन की सॉल्व कर लेते हैं। तो वो चीजें इसमें दे रखी है। और यदि बिजनेस बड़ा है तो व्यावसायिक क्रियाओं की देखभाल के लिए अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, और साझेदार सुझाव उसके लिए उपयुक्त होगा। बड़े पैमाने पर अगर बिजनेस किया जा रहा है तो इसके लिए काफी अलग अलग तरह के मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी। फाइनेंशियल के लिए अलग से, एंड मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसके लिए अलग से होगा, और प्रोडक्शन के लिए अलग से होगा, एंड एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट अलग से होगा। तो ये कुछ तरह के मैनेजमेंट जो बड़े बिजनेस के लिए होते हैं, बट छोटे के लिए हम कह सकते हैं कुछ व्यक्तियों के लिए आवश्यकता पड़ेगी। लोकशीलता, लोकशीलता का मतलब ये होगा कि जैसे जैसे अगला है, जो अगला पॉइंट दिया है 7, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब होता है लोकशीलता। 7 पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होता है, कंपनी या छोटा बिजनेस अपने प्रोडक्ट इजीली उसको चेंज कर लेता है। तो इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा, जैसे ही मौसम चेंज होगा, जैसे ही वातावरण चेंज होगा, जो छोटा बिजनेस होता है, फॉर एग्जांपल सिंगल पार्टनरशिप या पार्टनरशिप वाला, तो वो जो बिजनेस का एरिया होता है वो काफी छोटा होता है। उसकी वजह से वो टाइम रहते अपने बिजनेस को सेटअप इजीली कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। जैसे सर्दी का मौसम आता है तो सर्दी के मौसम में वो सर्दी के प्रोडक्ट सेल करते हैं, और जैसे गर्मी का मौसम आता है तो ऑटोमेटिकली इजीली चेंज करके गर्मी के प्रोडक्ट सेल करने लग जाते हैं। बट इस सिचुएशन का जो टफली प्रॉब्लम फेस की जाती है वो बड़े बिजनेस के लिए होती है, फॉर एग्जांपल कंपनी के लिए, क्योंकि वो लंबी होती है, बड़े एक कवरेज काफी बड़ा एरिया होता है, तो उसको चेंज करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, तो व्यवसाय संगठन का प्रारूप में निर्धारित करने में उत्पादन के पैमाने की मेथड भूमिका होती है। वो चीज आ गई, जैसे कि हमने भी मैनेजमेंट की थी, ऐसे स्केल ऑफ प्रोडक्शन की भी इसमें फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यदि उत्पादन का पैमाना बड़ा है और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर लाभ प्राप्त करना है तो कंपनी संगठन अधिक उपयोग होगा। मतलब अगर प्रोडक्शन अधिक से अधिक किया जा रहा है
आपको कॉन्टेक्ट मिला है कि आप 10 करोड़ रुपए का एक कॉन्टेक्ट मिला कि आपने इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, तो उस सिचुएशंस में कंपनी एक महत्वपूर्ण पहलू सिद्ध तो इसमें छोटा बिजनेस सेटअप नहीं कर सकता। तो वही चीजें दे रखी है कि इसमें बड़ा पैमाना है और आधुनिक तकनीक के उपयोग द्वारा लाभ प्राप्त करना हो तो कंपनी अधिक उपयुक्त होगा, जबकि छोटे पैमाने के लिए साझेदारी और सिंगल पार्टनर्स आवश्यक होंगे। लिबिलिटी का मतलब क्या होगा? 9.8 वैधानिकता। मैंने स्केल ऑफ प्रोडक्शन का 8 पॉइंट बताया अभी, स्केल ऑफ प्रोडक्शन का बताया अभी 8 पॉइंट। अब लिबिलिटी का मतलब क्या होगा? वैधानिकता। 9 पॉइंट है हमारा लिबिलिटी, वैधानिकता। तो वैधानिकता वेबसाइट आर्थिक दृष्टि से उपयोग होने के साथ साथ वैधानिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए, मतलब कि आपको कानूनी रूप से अपने बिजनेस को करना चाहिए। बाय गवर्नमेंट जो रूल रेगुलेशन दे रखे हैं उनको फॉलो करके अपने बिजनेस को ऑपरेट करना चाहिए, बस ये दे रखे हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट्स, नीड्स ऑफ सेक्रेसी। नीड्स ऑफ सेक्रेसी का मतलब क्या होगा? देखो, आप अपनी कुछ बातों को गोपनीयता रखते हो, अपनी आवश्यकताओं को गोपनीयता रखते हो, तो किन सिचुएशन में? देखो, नीड्स ऑफ सेक्रेसी सिर्फ ओनली सिंगल पार्टनर तो गुप्त रहेगी। एक बिजनेस की जितनी भी आवश्यकताएं, जितनी भी सूचनाएं है, तो एक सिंगल व्यक्ति तो उसको गुप्त रख सकता है, पर पार्टनरशिप और कंपनी में ऐसी सिचुएशन में कभी भी जो इंफॉर्मेशन है वो कभी भी गुप्त नहीं रह सकती है। ठीक है, तो ये चीजें दे रखी है। तो हमारे जो मैंने भी कराया है, क्या क्या सुझाव है किसके बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, क्या क्या सुझाव दिए गए, क्या क्या चॉइस है, मतलब चॉइस जो हमने पढ़ी है वही चीजें दे रखी। 10 पॉइंट मैंने आपने कराए, आपको 10 के 10 इजीली अच्छे से आने चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन आए तब 1 पॉइंट तो इजीली कर सको। ओके, इसमें कोई भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस करेगा। ओके।